नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। हालांकि मैं इसके बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इसमें कुछ न कुछ कमी है, कुछ चीज़ों को शामिल करना चाहिए था वहाँ पे, लेकिन मैंने किसी कारणवश नहीं किया। इसलिए इस वीडियो में मैं वर्णमाला के बारे में आपको संपूर्ण रूप में बताऊँगा। और एक चीज़ यहीं पर आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आज की ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपको वर्णमाला के बारे में और कहीं से पढ़ने या जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, टॉपिक महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ और मैं आपको यहीं पे बता दूं कि इस भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, यूपी राजस्व लेखपाल हो, यूपी सुपर टेट हो, यूपीएसआई हो, बैंक, रेलवे, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, ये तमाम परीक्षाएं हैं जिसमें वर्णमाला से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, आपका 10 मिनट लूँगा और इसी 10 मिनट में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा, काफ़ी काम की वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले इनके बारे में हम लोग जाने, इसका एक मोटा जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में मैं आपको बता दूं और फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे चलेंगे और इन चीज़ों को समझते चलेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और कहना है दोस्तों कि जो प्रश्न वर्णमाला से पूछे जाते हैं इन परीक्षाओं में, वो ज़्यादातर उच्चारण से संबंधित ही, जो उच्चारण स्थान है उससे संबंधित ही पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अच्छी प्रकार से कि किसका उच्चारण स्थान कहां से किया जाता है और ये किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेमवर्क उसका समझ लेते हैं कि हिंदी में कितने प्रकार के वर्णों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हिंदी में जो वर्णों का प्रयोग किया जाता है वो 3 प्रकार के वर्णों का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे मैंने इसको पहले से ही लिखा हुआ है। पहला प्रकार का जो वर्ण होता है वो स्वर, दूसरे प्रकार का जो वर्ण प्रयोग किए जाते हैं वो व्यंजन, और तीसरा मुख्य भाग उसका है अयोगवाह। तो इन 3 बिंदुओं के अंतर्गत हम हिंदी वर्णमाला के वर्णों का अध्ययन करेंगे और साथ में इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान, इनकी संख्या, ये सारी जानकारियां यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। स्वर, तो सबसे पहले स्वर के बारे में जान लेते हैं कि स्वर होते क्या हैं। तो एक लाइन में दोस्तों मैं इसके बारे में आपको बताता हूं, या इसको यूं कह लें कि परिभाषित कर देता हूं। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप में किया जाता है उन्हीं को हम लोग कहते हैं स्वर। यानी स्वरों के उच्चारण में जो वायु है, प्राण वायु जिसको हम लोग कहते हैं, वो मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। बिल्कुल इसका उच्चारण अंदर से होता है, उसको कंठ भी नहीं कहेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे एक कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होगी। आप यही समझिए कि इन ध्वनियों का उच्चारण यानी स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक लाइन, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, यानी मुख की हवा जो है वो मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। अब स्वरों के भेद है दोस्तों, 3 प्रकार के स्वर प्रयोग होते हैं। पहला है इसमें ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। तो ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं, बारी बारी से देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर पहले समझ लेते हैं होता है क्या ये। तो ह्रस्व स्वर दोस्तों वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। अब ये स्टैंडर्ड एक, हम उसको कोई समय नहीं कहेंगे, बल्कि इसको हम यूं कह लेते हैं कि इनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। ये स्वर कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। ये स्वर है दोस्तों अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इनकी संख्या 4 होती है दोस्तों, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे। इनकी संख्या 4 होती है। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इनको हर्ष स्वर कहा जाता है और इनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय, या यूं कह लीजिए कि बहुत ही कम समय लगता है। दूसरे प्रकार के जो स्वर होते हैं वो होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या दोस्तों 7 होती है और इनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों के 2 गुने का समय लगता है, यानी इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 7 होती है। मैं लिख देता हूं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और
ओ, ये 7 होते हैं दोस्तों, गिन लेते हैं इनको। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये दीर्घ स्वर है दोस्तों। इस प्रकार से ह्रस्व और दीर्घ स्वरों को मिला के स्वरों की कुल संख्या हो जाती है 7 और 4। स्वरों की कुल संख्या होती है दोस्तों 11। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, और इससे प्रश्न भी कभी पूछ सकता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। ह्रस्व स्वरों का एक अन्य नाम मूल स्वर भी होता है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इनका एक अन्य नाम होता है, इनको मूल स्वर भी हम लोग कहते हैं। तो ये भी आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ह्रस्व स्वर हो गए और दीर्घ स्वर हो गए। तीसरे प्रकार का जो स्वर होता है वो होता है दोस्तों प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के अकॉर्डिंग लगभग 3 गुने का समय लगता है। यानी एक मोटे मोटे हम लोग मान लें कि यदि ह्रस्व स्वरों का उच्चारण हम लोग 1 सेकेंड में करते हैं, तो प्लुत स्वरों का उच्चारण करने में हमें उसके हिसाब से 3 सेकेंड का समय लग जाएगा। वो होता है प्लुत स्वर। जैसे हम लोग लिखते हैं ओम, ये इस तरह का ओम आप लोगों ने देखा होगा। तो ये ओम जो है एक प्लुत स्वर है, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के 3 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वरों के अकॉर्डिंग 3 गुना समय लगता है। तो आप लोग समझ गए होंगे तीनों स्वरों के बारे में। अब दूसरे प्रकार का जो वर्ड प्रयोग करते हैं दोस्तों, वो होता है व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो स्वरों का उच्चारण है वो हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, लेकिन व्यंजन का जब उच्चारण होता है तो उसका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। और व्यंजन की एक पहचान और भी है कि व्यंजन का उच्चारण करते समय जो प्राणवायु है वो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। एक चीज ये ध्यान देने वाली है कि जो प्राणवायु है, जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं, और व्यंजन जैसा कि आप लोग जानते भी हैं एक शाश्वत वस्तु है, एक स्थूल वस्तु है, और व्यंजन हम भोजन से ही अर्थ इसका लगा सकते हैं। जब खाते हैं तो मुंह में इधर उधर घुमाते हैं, कुछ यही सेंस से आप व्यंजन को समझ सकते हैं। तो ये व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु जो है वो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श जरूर करती है। और दोस्तों जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, स्पर्श स्थान से संबंधित ही ज्यादातर प्रश्न आते हैं। और भी 1-2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो वो भी चीजें मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा। फिलहाल व्यंजन, तो व्यंजन के भी पार्ट है दोस्तों। इसका मोटा मोटा फ्रेमवर्क मैं बता देता हूं। पहले प्रकार के जो व्यंजन हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं स्पर्श व्यंजन। दूसरा जो होता है वो होता है अंतःस्थ, तीसरा ऊष्म, और चौथे प्रकार का जो व्यंजन प्रयोग किया जाता है वो होता है संयुक्त व्यंजन। तो इन्हीं 4 आधारों पे हम लोग 4 बिंदुओं पे व्यंजन का अध्ययन कर लेते हैं, व्यंजन के बारे में जान लेते हैं। पहला इसमें है स्पर्श व्यंजन। इसके नाम से ही हम जान सकते हैं कि जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो मुख की वायु जो है, प्राण वायु है, वो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करेगी। स्पर्श व्यंजन की संख्या दोस्तों होती है 25। ये भी मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं टोटल, और इनके बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक कॉलम बनाया है दोस्तों, वर्ग। ये व्यंजन, तो ये व्यंजन तो इन व्यंजनों के बारे में है। और ये महत्वपूर्ण कॉलम है स्पर्श स्थान। जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो स्पर्श स्थान से ही ज्यादातर प्रश्न, 90% जो प्रश्न बनते हैं वो स्पर्श स्थान से ही बनते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा दूंगा। यहाँ पे वर्ग है, 5 वर्ग होते हैं दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पे 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं। और जब हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो व्यंजन संधि का अध्ययन करने में इन वर्गों का बहुत ही ज़्यादा हमें प्रयोग देखने के लिए मिलेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। आप ध्यान रखिएगा, 5 वर्ग होते हैं जब व्यंजन संधि के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, प्रथम वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन। तो जब ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे वर्गों का बार बार नाम आएगा, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे लिख दिया है। तो क वर्ग जो होता है वो उसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, यहाँ पे आप लोग हलंत अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। यहाँ पे हल का चिन्ह रहेगा दोस्तों। जो व्यंजन का हम शुद्ध रूप लिखते हैं, जो व्यंजन का शुद्ध रूप लिखते हैं वो हल के साथ ही लिखते हैं। तो आप लोग आगे बढ़ा लीजिएगा, ये छूट गया था लिखने में।
मैंने आपसे पहले कहा कि व्यंजन का उच्चारण करने में हम स्वरों की सहायता लेते हैं, यानी यहीं पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे हम लोग ये क बोलते हैं तो इस क में क और प्लस अ लगा हुआ है। इस अ को यदि हटा दिया जाए तो व्यंजन का शुद्ध रूप ये क बचेगा, जो कि हल के साथ होगा, हलंत के साथ होगा। कहीं कहीं हल हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हमने अपने जो विद्यार्थी जीवन में पढ़ा है वो हलंत ही हमारे गुरुजी लोग प्रयोग करते थे। तो मेरे मुंह से ही वो हलंत आ जाता है। और यहाँ जो वर्तमान प्रतिष्ठित किताबें हैं तो इसमें हल लिखता है, तो आप जिससे भी समझ लीजिए। हल, इसको हल के साथ लिखा जाता है। जो व्यंजन का शुद्ध रूप होता है वो हल के साथ ही होता है। यदि उसमें स्वर भी मिला देंगे तब उसका वो पूरा अक्षर बन जाएगा, पूरा अक्षर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये आधा अक्षर ही है, अर्ध अक्षर है, ये आप ध्यान रखिएगा। जिस व्यंजन वर्ण के नीचे हम हल लगा देंगे तो उसको व्यंजन का शुद्ध रूप कहेंगे, और वो एक आधा अक्षर भी कहा जाएगा, आधा वर्ण भी कहा जाएगा। और इन वर्णों का प्रयोग भी आप लोगों ने देखा होगा। च वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में इसी तरह से आप लोग जानते हैं। जो मेन बताने वाली चीज है दोस्तों, इनका स्पर्श स्थान, या इसको दूसरे शब्दों में उच्चारण स्थान भी कहते हैं। उच्चारण स्थान, इसी से प्रश्न आते हैं। तो जो क वर्ग के वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान होता है कंठ्य। कंठ या कंठ आप लिख सकते हैं, मैंने कंठ लिख दिया यहाँ पे। कंठ जो च वर्ग का है इसका तालु। अच्छा, आप ये देख लीजिए, आप उच्चारण करके देख सकते हैं इसको। क, ख, ग, घ। तो हम देख रहे हैं कि जो आवाज आ रही है वो कंठ से आ रही है। इसी प्रकार से जो च वर्ग के हैं वर्ण, इनका उच्चारण आप करिए तो च, छ, ज, झ। जो मुंह का ऊपरी छत होता है जिससे जीभ हमारी टकराती है उसे ही हम लोग तालु कहते हैं, मुख का ऊपरी छत। तो यहाँ तालु हो गया। इसके बाद ट वर्ग है। ट वर्ग का उच्चारण कैसे करते हैं? ट, ठ, ड, ढ और जो जीभ का शुरुआती भाग होता है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं मूर्धा। तो वहीं से इसका उच्चारण होता है, इसको हम लोग कहते हैं मूर्धा। समझते चलिएगा, ये काफी काम की चीज है दोस्तों। इसी तरह से त, थ, द, ध, न हम देख पा रहे हैं कि इनका उच्चारण करने में हम दांतों की सबसे ज्यादा सहायता ले रहे हैं, तो इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं दंत। दंत, दांतों से इसका उच्चारण हो रहा है। अब ये न दोस्तों यहाँ आप नहीं प्रयोग करें, मेरी भी आदत पड़ी हुई है, मैं इसको कर देता हूँ। इसका शुद्ध रूप दंत, ये इस तरह से हमें लिखना चाहिए, यही मानक रूप है। तो इसके बारे में भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा आपको, वहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करा दूँगा, उसमें दिक्कत नहीं है। इसके बाद प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, इसका होता है ओष्ठ। तो ये दोस्तों, ये जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, मैंने पहले ही कहा कि इनकी संख्या होती है 25, और ये 25 प्लस अंतःस्थ और उष्म 4 वर्ण होते हैं, तो 25 और 8 हो जाएंगे, ये 33 होते हैं टोटल व्यंजन वर्ण। दोस्तों ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, टोटल संख्या 33 होती है। मैं इस पे आ रहा हूँ। तो हमने कहाँ तक देखा? म तक। इसके बाद 4 वर्ण होते हैं दोस्तों, अंतःस्थ के अंतर्गत आते हैं। य, र, ल और व, इनको अंतःस्थ बोला जाता है। और इनके बारे में एक तथ्य आप याद कर लीजिए, ये कभी पूछ सकता है, हालांकि मैंने देखा नहीं है कि अभी तक पूछा है या नहीं पूछा है। जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन ये पूछ सकता है कि हिंदी वर्णमाला में ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा मुंह के किसी भी भाग को स्पष्ट रूप से स्पर्श नहीं करती है? तो ये वही वर्ण है दोस्तों, अंतःस्थ वर्ण जो चारों हैं, य, र, ल, व, इनका उच्चारण करते समय मुख की हवा जो है, प्राण वायु मुख के किसी भी भाग को स्पष्ट रूप से स्पर्श नहीं करती है। तो एक चीज आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। इनकी संख्या 4 होती है, जैसा मैं बता चुका हूं आपको। उष्म, तो उष्म से आप समझ सकते हैं गर्म। ये वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकलती है। और ये वर्ण कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। स, स और ह, इनकी भी संख्या
4 होती है, तो 4 4 8 और 25, 25 8 33 व्यंजन वर्णों की कुल संख्या दोस्तों 33 होती है। और स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 होती है। तो आप जोड़ लीजिए 33 और 11, टोटल संख्या हमारी हो जाती है स्वर और व्यंजन मिला के ये 44। तो यदि आपसे परीक्षा में ये पूछा जाता है कि स्वर और व्यंजन वर्णों को मिला के कुल कितने वर्ण हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तो हमारा आंसर यही 44 होगा। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ आपको, मैंने किसी प्रतिष्ठित किताब में ही इसको देखा है, पढ़ा है। काफ़ी सारी किताबों से देखने के बाद ही दोस्तों मैं कैमरे पे आता हूं और आपको ऑथेंटिक चीज़ें बताने की कोशिश करता हूं। और आपको यहीं पे मैं एक चीज़ बता दूं कि मगन ट्यूटोरियल पे किसी भी प्रकार की अनर्गल सामग्री नहीं डाली जाती है। जो आपकी काम की चीज़ होती है वही डाली जाती है, वही प्रकाशित की जाती है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमने देख लिया अंत, अस्त, ऊष्म। जो आखिरी प्रकार का व्यंजन वर्ण होता है वो होता है संयुक्त व्यंजन दोस्तों। इसमें भी 4 वर्ण आते हैं, 4 व्यंजन होते हैं। कौन से? तो ह तक हमने देख लिया है यहाँ पे, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 वर्ण जो होते हैं इनको हम संयुक्त वर्ण बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन है ये। क्ष में किससे मिलके बना है? संयुक्त है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक से अधिक वर्ण होंगे। इसमें आपको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं समझता। क्ष में होता है आधा क प्लस स, ये हल के साथ ही हम लोग लिखेंगे, यहाँ भी हल है दोस्तों। त बनता है आधा त और र से, ज्ञ बनता है ज और इ से बनता है, ये ज्य इसको होता है दोस्तों, मुझे भी सुनने में लगता है लेकिन यही चीज़ है, ये ज है। और श्र बनता है ये श और र से। तो ये 4 वर्ण जो होते हैं, 4 व्यंजन दोस्तों, क्ष, त्र, ज्ञ, ये संयुक्त वर्ण कहे जाते हैं और ये इन्हीं से मिलके बनते हैं। तो ये भी याद करने वाली चीज़ है, ये कभी आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी है। जो तीसरे प्रकार का वर्ण हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों हिंदी भाषा में, वो होता है अयोगवाह। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अयोगवाह का मतलब होता है आफ्टर साउंड। इनका प्रयोग हम 3 प्रकार से करते हैं, वो प्रकार मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। पहला होता है अनुस्वार, अनुस्वार। दूसरे प्रकार का जो होता है अनुनासिक। तीसरे प्रकार का जो होता है ये होता है विसर्ग। सबसे पहले अनुस्वार के बारे में देख लेते हैं हम लोग। अनुस्वार क्या होता है? तो दोस्तों ये एक तरह से कहें तो ये अनुस्वार जो होते हैं इसमें स्वर और व्यंजन दोनों मिले होते हैं और इसका प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर बिंदी के रूप में किया जाता है। इसका निशान ये होता है, तो आप लोग इसको जानिए। और एक चीज़ और यही आपको बता दूं कि जो अनुस्वार का उच्चारण होता है वो नाक से होता है, जो प्राण वायु है वो नाक से ही बाहर आती है। जैसे हम लोग लिखते हैं चंचल, यहाँ पे एक उदाहरण दे देता हूँ, चंचल, कंगन, गंगा। तो इस तरह से जो उच्चारण हम लोग करते हैं वो अनुस्वार लगा होता है इस पे, और इसका उच्चारण करते समय प्राणवायु नाक से ही बाहर आती है। इसी तरह से अनुनासिक है दोस्तों, इसमें जब हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं, इस प्रकार के स्वरों का उच्चारण करते हैं, तो प्राणवायु नाक के साथ साथ मुंह से भी बाहर आती है। जैसे चांद लिखते हैं हम लोग, चांद, मांग, इस तरह के जो शब्द होते हैं तो आप उच्चारण करके देख लीजिए। चांद, तो नाक के साथ साथ मुंह से भी प्राणवायु बाहर आती है इनके उच्चारण में, और इनका आप देख लीजिए चिन्ह क्या होता है, इस तरह से होता है। तो ये अनुनासिक कहे जाते हैं। और आखिरी प्रकार के जो वर्ण हैं ये होते हैं विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है, और विसर्ग का जैसा कि आप लोग उच्चारण, जैसे हम लोग लिखते हैं मनः,
मनः। तो ये जो निशान है, दो बिंदी है, इसको हम लोग विसर्ग कहते हैं और इसका उच्चारण ह के समान होता है और इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में ही हम लोग देखते हैं। हिंदी में भी जैसे हम लोग दुख लिखते हैं तो उसमें भी विसर्ग लगा दिया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों मुख्य रूप से यही व्यंजन मैंने आपको बताए। स्वर व्यंजन और अयोगवाह के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं उसके बारे में मैंने आपको डीप जानकारी दिया। एक अन्य प्रकार का और भी वर्ड प्रयोग किया जाता है हिंदी भाषा में, जिसको हम लोग कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन या उत्क्षिप्त वर्ड इनको कह सकते हैं आप। तो उत्क्षिप्त का क्यों कहा जाता है? इसमें दो वर्ड आते हैं दोस्तों। पहला होता है ड़ और दूसरा होता है ढ। ये लड़ाई पढ़ाई, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे लड़ाई पढ़ाई, ये जो वर्ड हैं ये उत्क्षिप्त वर्ड कहे जाते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहे जाते हैं। उत्क्षिप्त क्यों किया जाता है, कहा जाता है इसको, जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो जीभ को आगे की तरफ उठा के फेंका जाता है, उत्क्षेपण किया जाता है, इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन है ड़ और ढ। तो मैं समझता हूं कि आपको व्यंजन स्वर के बारे में सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। दोस्तों यहीं पे आपको एक चीज मैं और बता देता हूं, जो ये अंत अस्त और ऊष्म व्यंजन हैं, अंत अस्त और ऊष्म व्यंजन ये हैं, इनके उच्चारण स्थान के बारे में मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा। मैं यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता और वीडियो लंबा भी हो जाएगा। तो इनके उच्चारण स्थान के बारे में, इनका भी उच्चारण स्थान होता है और इनके उच्चारण स्थान के बारे में मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा और उसमें मैं 5 मिनट की वीडियो होगी, उसमें मैं डिटेल बताऊंगा आपको कि इनका उच्चारण स्थान क्या है और किस आधार पे है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मगन ट्यूटोरियल्स के परिवार को बड़ा करने में आप अपना सहयोग दीजिए। इससे होता यह है कि हमें एक आत्मबल मिलता है। वैसे दोस्तों हम तो लगे ही रहेंगे, हमने संकल्प लिया है कि बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करानी है और अच्छे प्रकार से करानी है। यदि हमारे चैनल से एक भी बच्चा सेलेक्ट होता है तो यही हमारे सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। बाकी यदि आप सपोर्ट करते हैं तो हमें हमारा उत्साह जो है वो और बढ़ता है और हमें इस तरह के कंटेंट बनाने की एक प्रेरणा मिलती है। तो बस उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।